इस वीडियो में हम अपना खुद का रिक्वायर फंक्शन बनाएंगे और उसका यूज़ करके हम जैसे हम यहाँ पे रिक्वायर मैथ कर रहे हैं ना, हम अपना खुद का रिक्वायर फंक्शन लिखेंगे। इसका नाम हम माई रिक्वायर दे सकते हैं, लोड दे सकते हैं या कुछ भी हम नाम देके और हम अपना फाइल का नेम यहाँ पे डालेंगे और वो हमारी फाइल रिक्वायर हो जाएगी और हम उसको यूज़ भी कर पाएंगे। ये वीडियो ऑप्शनल है। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, क्या काम हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, फिर भी आप इस कोर्स को आराम से फॉलो कर पाएंगे। लेकिन हम इसमें बना के ये समझने का हमारा मेन गोल यही है कैसे ये मॉड्यूल सिस्टम आखिर में इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि अगर हमें भी अपना कुछ ऐसा मॉड्यूल सिस्टम बनाना हो तो हम अपना खुद का भी मॉड्यूल सिस्टम बना पाएं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये दोनों कंसोल लॉग्स हटा देता हूँ और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं जो रिक्वायर फंक्शन है उसका नाम मैं देता हूँ, ऐसे मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ लोड, ठीक है, लोड नाम दे देते हैं, लोड मॉड्यूल ऐसा नाम दे देते हैं, लोड मॉड्यूल नाम दे दिया। अब रिक्वायर फंक्शन क्या लेता है, पाथ लेता है, तो हमें यहाँ पे पाथ डाल देना है, पाथ नाम का एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेना है। अब जब हमें पाथ मिल जाएगा तो हमें क्या करना होगा, हमें फाइंड करना होगा, वो फाइल हमें ढूंढना होगा और उसका कंटेंट रीड करना होगा। अब रीड करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी जो Node.js है उसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास fs मॉड्यूल है। तो हम यहाँ पे रिक्वायर का यूज़ करेंगे, हम बनाने जा रहे हैं रिक्वायर जैसा, लेकिन हम यहाँ पे रिक्वायर का ही यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे fs करेंगे रिक्वायर fs। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ट्रूली ऐसा मतलब हम रिक्वायर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब रिक्वायर का फंक्शन रिप्लेसमेंट हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे तो रिक्वायर यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास Node.js के अंदर यही है फाइल रीड करने के लिए एक तरीका, और कोई भी तरीका नहीं है। जो Node.js है उसके पास और भी तरीके हैं। क्या है, उसके पास C++ का एक्सेस है, तो वो C++ का कोड लिख के वो फाइल को एक्सेस करके रीड कर सकता है, जबकि हमारे Node.js के अंदर हम यहाँ पे C++ का कोड नहीं लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हमने fs मॉड्यूल को यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम fs डॉट रीड फाइल सिंक ये मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम अपनी फाइल का पाथ डाल देंगे। यहाँ पे ये गायब कर देता है पूरा, ये रीड फाइल पाथ मतलब रीड फाइल सिंक करके, ये रीड फाइल सिंक करेंगे, यहाँ पे हम पाथ डाल देंगे। अब ये जो रिटर्न करेगा, ये बार बार इसके ऊपर आ जा रहा है, जो रिटर्न करेगा इसको हम ऐसे फाइल कंटेंट ऐसा कर लेंगे, फाइल कंटेंट नाम के वेरिएबल में सेव कर लेंगे। लेकिन हमने देखा था कि ये बफर रहेगा और यहाँ पे भी ये दिखा रहा है ये एक बफर है, ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग जैसा नहीं है। हम इसको .to स्ट्रिंग कर देंगे, .to स्ट्रिंग। इस तरह से जब हम कर देंगे, बस इतना कोड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अभी हमने फाइल सिस्टम मॉड्यूल को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा है, ये एक Node.js का कोर मॉड्यूल है, इसके लिए हमें कोई अलग से पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाता है और इसका यूज़ करके हम फाइल को रीड कर सकते हैं। हमने पहले भी इस कोर्स के अंदर देखा है। इससे हमें फाइल का कंटेंट मिल जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवा देता हूँ फाइल का कंटेंट बस, तो ये अब लोड मॉड्यूल को हम कॉल करते हैं एक बार चल के, और रिक्वायर की जगह पर हम ये लोड मॉड्यूल को करेंगे और बी में क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से लोड मॉड्यूल से कुछ रिटर्न ही नहीं करवाया, तो बी में अनडिफाइंड रहेगा, लेकिन ये हमारा चल जाएगा और यहाँ से फाइल कंटेंट प्रिंट होके आएगा। ये कौन सा फाइल कंटेंट, math.js का फाइल कंटेंट, और math.js का फाइल कंटेंट ये है, जो भी लिखा होगा इसके अंदर पूरा प्रिंट होके आ जाएगा। चलो हम रन करते हैं node app.js। तो ये देखो ये क्या हुआ, ये तो एरर आ गई, ये यहाँ पे नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी कि हम यहाँ पे जो पाथ दे रहे हैं ये सही पाथ नहीं है। अब यहाँ पर हमने JS नहीं लगाया, चलो JS लगा के देखते हैं। अभी JS लगाते हैं और देखते हैं, तो ये देखो ये रन हो गया। अब हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे JS देना पड़ेगा, नहीं तो ये रन नहीं हो पाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे पाथ को पास करने से पहले एक इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़
ये जो फाइल का नेम है ये एंड होता है, एंड्स विथ करके एक स्ट्रिंग के ऊपर वो होता है, क्या होता है, मेथड होता है। मैं example.com पे चला जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। एंड्स विथ करके एक वो होता है मेथड। तो जैसे हमारा जो स्ट्रिंग है ./math है, यहाँ पे एंड्स विथ ये करके हम चेक कर सकते हैं .js से क्या ये एंड हो रहा है। अगर नहीं एंड हो रहा है तो हम .js लगा देंगे, अगर ये एंड हो रहा है .js यहाँ पे है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो नहीं लगाएंगे। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा सिंप्लिसिटी के लिए। हम यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ ही पास करेंगे तभी ये सर्च करेगा। तो सर्च करके इसने पूरा कंटेंट प्रिंट करवा दिया है और अनडिफाइंड इसकी रिटर्न वैल्यू है, इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। ठीक है, इतना समझ आ गया हमें। अब हमें पता है कि रिक्वायर फंक्शन क्या करता है, हमने देखा था। रिक्वायर फंक्शन अगर हम यहाँ पे रिक्वायर लिख देंगे तो उस फाइल के कंटेंट को रीड करेगा। रीड तक हमने काम करवा लिया, ढूंढने का काम, रीड करवाने का काम हमने कर लिया है। अब ये रैप करता है इस रैपर फंक्शन में। ये रैपर फंक्शन, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक, ये रैपर फंक्शन है, इसमें रैप करता है। तो ये रैप करेगा। अब इसके अंदर हम कोड कैसे डालेंगे आखिर में? इसके अंदर ये वाला कोड हमें तो मिल गया, लेकिन इसके अंदर कैसे डालेंगे? इसके अंदर अगर हम लिख देंगे ऐसे फाइल कंटेंट, और चलो अभी ये जो आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब एग्जिस्ट करते हैं, ये ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे इस फाइल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, कुछ भी नहीं डालता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर भी ये भी हटा देता हूँ, या पड़े रहने देते हैं। ये सारी चीज़ें एरर नहीं देंगी हमें। लेकिन फाइल कंटेंट अगर हम यहाँ पे रख के और अगर हम लोड मॉड्यूल ये वाला चीज़ रन करेंगे तो ये फाइल कंटेंट यहाँ पे तो रन हो नहीं पाएगा। कैसे रन करेंगे, अभी तो समस्या है। हम एक बार रन करके देख लेते हैं। बोलेगा फाइल कंटेंट इज नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड नहीं बोलेगा मतलब ये कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये देखो फाइल कंटेंट यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, लेकिन ये तो स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को हम कैसे एग्जीक्यूट करें आखिर में? ये स्ट्रिंग केवल यहाँ पर ऐसे लिख देने से तो एग्जीक्यूट हो नहीं जाएगी। तो आप इसको गूगल करिए, सर्च करिए, चैटजीपीटी से पूछिए कि एक स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको मिलेगा इवैल नाम का एक फंक्शन होता है। इसके अंदर हम कोई भी कोड अगर डालते हैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में तो वो रन हो जाता है एज ए नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कोड। इवैल का मतलब इवैल्यूएट, इसको रन करो। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इवैल लिखूँ और इवैल के अंदर मैं एक स्ट्रिंग डाल के, स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखता हूँ console.log। अगर मैं यहाँ पे हाई लिखता हूँ ऐसे, यहाँ पे डबल कोट्स यूज करना पड़ेगा और इसको मैं क्लोज कर दूं, तो आप देखना ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इवैल यूज करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखते हैं एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो चलो रन करते हैं node-app.js और यहाँ पे हम ये वाला console log हटा देते हैं। अब क्या होगा, एक console log यहाँ से रन होगा और बाकी console log यहाँ से रन होंगे। ये चीज़ अभी अगर हम node-app.js करेंगे तो ये एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग एक्सपोर्ट, यानी कि ये कोड रन हो रहा है हमारा यहाँ पे math.js के अंदर। यहाँ पे ये कोड हमारा रन हो रहा है और ये एक्सपोर्ट की module.export की प्रॉपर्टी नहीं सेट कर पा रहा है क्योंकि ये अनडिफाइंड है। और ये अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ से पास नहीं किया है। हमने यहाँ से मॉड्यूल ऑब्जेक्ट को पास नहीं किया है, तो हम यहाँ पे मॉड्यूल को नहीं यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे कुछ और, हम बस केवल सिंपल console log हाई और फिर रनिंग math.js, ये फिर से हम इसको रन करते हैं एक बार।
तो ये देखो हाई रनिंग math.js, हम math.js फाइल को app.js फाइल से रन कर पा रहे हैं। कैसे? हमने फाइल का पूरा कंटेंट लोड किया, एक फंक्शन के अंदर रैप किया और इवैल का यूज़ करके रन कर दिया। और रन करने के लिए कोई इसके अंदर फंक्शन के अंदर रैप करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम सीधा ही रन कर सकते हैं। अब हम इस फाइल के अंदर जो चाहें वो वेरिएबल का एक्सेस प्रोवाइड करवा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे एक्सपोर्ट्स, रिक्वायर और मॉड्यूल, इन सब का एक्सेस मैं डिसाइड करता हूँ कि नहीं प्रोवाइड करूँगा। मैं क्या करूँगा, मेरे जो एक्सपोर्ट्स नाम का वेरिएबल होगा उसका नाम होगा सेंड, ये सेंड, और मैं यहाँ से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। यहाँ पर मैं जब एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ तो ये सेंड की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पर सेंड एक्सेसिबल होगा। यहाँ पे console log सेंड अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ये चीज़, ठीक है, तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। आप देखना ये कोड समझने में आपका हेड रैप करने में हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो कि ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये वाला पूरा कोड जो यहाँ पे लिखा है, आप इमेजिन ये करिए कि ये कोड वहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है। मॉड्यूल कोड गोज हियर, यहाँ लिखा है। आप समझ आ रहा है? फंक्शन का सेंड वेरिएबल है ये, है ना, और यहाँ से पास हुआ है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन है, यानी कि इफ ही बोलते हैं इसको। फंक्शन बनाया गया और इसको तुरंत कॉल कर दिया गया। आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन अगर आपको नहीं पता है तो आपको एक वीडियो देखनी चाहिए या आप खुद ही सर्च करके पढ़ लेना। इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाया, हम 1000 तरह से इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन बना सकते हैं, इफ ही शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, एडवांस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट या जावास्क्रिप्ट फॉर प्रो कोडर्स की एक प्लेलिस्ट है, उसमें है ये वाला टॉपिक। तो हाँ, यहाँ पर हमारा कोड रन होगा और यहाँ पे सेंड वेरिएबल का एक्सेस होगा। हम सेंड के ऊपर कुछ अटैच करते हैं, केवल console log नहीं, सेंड डॉट ए इक्वल टू 5 ये कर देते हैं, और इसको मैं हटा देता हूँ। हमें पता चल गया कि हमारा ये कोड रन हो रहा है, इसको मैं कंप्लीटली रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। सेंड नाम का एक्सेस मैंने दे दिया यहाँ पे, यहाँ से पास करके इसको। अब क्या होगा, यहाँ पर सेंड वेरिएबल तो है ना, यहाँ पर सेंड वेरिएबल है, ये सेंड वेरिएबल का एक्सेस है। अगर हम यहाँ पर console log सेंड करें, सेंड को console log करेंगे तो जो ये कोड रन होगा, ये कोड इस फंक्शन के अंदर रन हो रहा है। ये कोड क्या है, यहाँ से कोड उठ के आएगा और सेंड के ऊपर एक प्रॉपर्टी अटैच कर देगा। तो यहाँ पर भी हमारा जो सेंड वेरिएबल है वो अपडेट हो जाएगा। देखना उसके अंदर ए नाम की प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, और ये हम यहाँ पे app.js के अंदर कर रहे हैं, है ना। मॉडिफाई हमने किया है यहाँ पे, लेकिन हो रहा है यहाँ पे क्योंकि वो कोड उठ के यहाँ पे आके रन हो रहा है। यहाँ पे कुछ रन ही नहीं हो रहा है, यहाँ से सीधा ये केवल रीड हो रही है फाइल, बस ये फाइल केवल रीड हो रही है। ये फाइल ऐप डॉट कुछ भी हो सकती थी, मैथ डॉट क्या हो सकती थी, ये लो, ये मैंने नाम दे दिया, ये जेएस फाइल। अब ये जेएस फाइल ये वीएस कोड रिकॉग्नाइज कर रहा है कि जेएस का कोड है, इसीलिए हाईलाइट हो रहा है। लेकिन मैंने ऐसा एक्सटेंशन दिया कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। अब ये मैं अगर पाथ यहाँ पे दे दूँ, अरे मैंने पाथ कॉपी किया था और मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखो हमारी इस फंक्शन को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम कोई भी पाथ मिलेगा उससे लोड करके हम उसको एज ए जावास्क्रिप्ट कोड रन कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट डॉट txt मैं कर देता हूँ, इसको डॉट css कर देते हैं। चलो css की फाइल में जावास्क्रिप्ट कोड लिखे हैं, ये VS कोड तो एरर दे रहा है इसको क्योंकि पता है कि CSS फाइल क्या है, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है हमने। अब यहाँ पे हम इस फाइल का कंटेंट रीड कर रहे हैं एज ए स्ट्रिंग और इसको रन करवाएंगे, एकदम सही से चलेगा। लेकिन यहाँ पे पहले हमें CSS करना पड़ेगा, math.css पूरा पाथ सही से देना पड़ेगा। ये देखो आ गया, चल रहा है। यानी कि यहाँ पे कोड रन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस केवल लिखा है, बस नाम का लिखा है, यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। यहाँ से केवल रीड होके आ रहा है, यहाँ से केवल रीड होके आ रहा है और हम यहाँ पे रन करवा रहे हैं, ये है ना। अब .js मैंने कर दिया तो यहाँ पे भी .js करना होगा।
डॉट जेएस करना ही सही है, क्योंकि रैंडम सा कुछ भी कर देंगे तो वो सही नहीं है, उतना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये हमारा मॉडिफाई हो गया सेंड ऑब्जेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न सेंड, है ना। अब जब हम रिटर्न करेंगे इस इफी से, तो इसकी रिटर्न वैल्यू कहाँ जाएगी, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, यहाँ पे कॉल हुआ है ना। ये फंक्शन इधर कॉल हुआ है, तो ये जो पूरा सेलेक्टेड चीज है, जो भी मैंने सेलेक्ट किया है अभी, आपको अपनी स्क्रीन पर जो भी सेलेक्टेड दिख रहा है, जब ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब ये रिप्लेस होके इसकी रिटर्न वैल्यू बन जाएगी, जो कि है सेंड ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर दो चीजें हैं। ये मतलब अभी यहाँ तो कंसोल में नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक ए नाम की है, उसकी वैल्यू जो भी नंबर हमने यहाँ पे सेट किया है 5, तो ये जो सेलेक्टेड चीज है ये रिप्लेस होके वो बन जाएगा, क्या, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं फिर से रिटर्न लगा सकता हूं। अब ये रिटर्न इसका है, लोड मॉड्यूल का रिटर्न है। अब इस लोड मॉड्यूल को कहां कॉल किया गया है, यहां पर कॉल किया गया है, यानी कि बी के अंदर ए की वैल्यू आ जाएगी। अभी देखते हैं कंफ्यूजन हुआ कंफ्यूजन। अरे ये देखो, बी के अंदर ए की वैल्यू आ गई, जो कि अभी तक अनडिफाइंड आ रही थी, वो फिक्स हो गई। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, आप खुद से थोड़ा सा ट्राई करना, बहुत ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कोड है। ये देखो, बस इतना ही कोड है, हम इसका यूज करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया, इस मैथ डॉट फाइल में सेंड डॉट ए किया और यहाँ पे हमने रिसीव कर लिया, सिंपल एक मैथ है। हम किसी भी फाइल का पाथ यहाँ पे दे सकते हैं, सम, देखो सम डॉट जेएस, और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम एक सम वाला फंक्शन बना सकते हैं। मैं console log 6 + 8 कर देता हूं। यहां से मैं तो कुछ एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूं, चलो एक फंक्शन वही बना के, जैसे फंक्शन हमने बनाया था ना, फंक्शन, या हम यहां पे करेंगे सेंड डॉट सम, ठीक है, सेंड डॉट सम इक्वल टू फंक्शन, और हम सीधा एरो फंक्शन भी बना सकते हैं अब तो, इस तरह से ये एरो फंक्शन बना लिया, और नम्स को यहाँ पे रिसीव कर लेंगे, डॉट 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 नम्स, यहाँ से रिटर्न करवा देंगे नम्स डॉट, क्या करेंगे हम यहाँ पे, रिड्यूस एक्यूमुलेटर, ऐसे करेंगे, करंट एक्यूमुलेटर, रिटर्न कर देंगे ए प्लस सी, सी प्लस ए या ए प्लस सी, कुछ भी करेंगे ये काम करेगा। अब ये सम करने का पूरा फंक्शन है, n नंबर ऑफ इनपुट से ले लेगा, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। हम इसको लोड मॉड्यूल का यूज करके हम लोड कर सकते हैं। इसका नाम देने को हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम सम यहाँ पे नाम देंगे, और इसका नाम हम चेंज करके कर देंगे ऐप नहीं, सम डॉट जेएस, और सम को हम कॉल करेंगे, इसके अंदर हम नंबर्स डाल देते हैं 4 3 2 1 1, ये हो जाएगा 10 और 1 11, पूरा आउटपुट आएगा। इसको हम कंसोल लॉग के अंदर डाल के प्रिंट करवा देंगे। अभी देखते हैं काम करता है कि नहीं। ये देखो, ये तो एरर आ गई, देखते हैं क्या एरर है। सम इज नॉट ए फंक्शन, सम तो एक फंक्शन ही नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ से लोड मॉड्यूल रिटर्न करेगा, कुछ तो दिक्कत है, सेंड डॉट सम, यहाँ पे सेंड डॉट ए हमने किया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। मैं सम नाम का फंक्शन यहीं पे सीधा डाल देता हूँ, ताकि हमें ये कंफर्म रहे। ये हमने फंक्शन तो सही लिखा है, बस वहाँ से सही से एक्सपोर्ट नहीं हो पाया है ये। तो ये एक बार देखते हैं, क्या पता ये अनडिफाइंड ही हो। सम कॉल करने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ console.log sum। ये सम एक एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है, काम तो करना चाहिए इसको। सम एक एनोनिमस फंक्शन है, तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ।
ये क्यों ऐसा बोला इसने कि सम इज नॉट ए फंक्शन? ये फिर से बोल रहा है सम, ठीक है, सम इज नॉट ए फंक्शन। अगेन ऐसा एरर क्यों आ रहा है? इसको डिबग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसको। तो देखते हैं क्या दिक्कत है, इसको डिबग करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक फंक्शन नहीं है। एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। तो सही बात है, ये फंक्शन है, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। ये दिक्कत है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, क्योंकि हम यहाँ पे सेंड ऑब्जेक्ट जो है, सेंड के ऊपर एक हम सम प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सम हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये एक सेंड ऑब्जेक्ट के अंदर सम है। सेंड नाम का ऑब्जेक्ट जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया था, तो इसको हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे यहाँ से। अब हमारा सम काम करेगा एकदम सही से। ये देखो, ये एकदम सही से काम कर रहा है हमारा सम। और ये छोटी मोटी मिस्टेक्स ऐसे ही होती हैं, सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आपसे होती हैं, मुझसे भी होती है। देखो मैंने अभी खुद का क्रिएट किया, सेंड के ऊपर मैंने सम ऑब्जेक्ट लगाया, सम की लगाया, और यहाँ पे मैं पूरा ऑब्जेक्ट ही कॉल कर रहा हूँ, जबकि वो पूरा ऑब्जेक्ट एक फंक्शन है ही नहीं। तो ऐसे ही मिस्टेक्स होती हैं, और उसको डिबग करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये अगर कोई एरर आ रही है तो कोई ना कोई दिक्कत ही किया है हमने। तो हाँ, तो ये हमारा सम वाला भी काम कर रहा है। अब बात आती है कि अगर हमें इसके अंदर से अगर कुछ लोड करना हो, लोड मॉड्यूल का यूज़ करके, यहाँ पे मैं अगर करता हूँ, मान लो कि इसके अंदर मुझे ये math.js के अंदर, ये math.js है ना, math.js के अंदर हमें इंपोर्ट करना है लोड, ये क्या आ गया ऑटोमेटिक, ये चीज लोड मॉड्यूल करना है हमें। इसको यहाँ पर नहीं करना है, हमें मैथ के अंदर करना है। अब हम कैसे करेंगे? देखो, ऐप के अंदर से हमने क्या किया, लोड मॉड्यूल किया math.js को। अब math.js के अंदर हम लोड मॉड्यूल करेंगे सम को, और यहाँ पे हम रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ये रन करेंगे, और math.js से हम बस केवल एक नंबर यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। तो बी के अंदर जो भी math.js से रिटर्न किया गया होगा वो आ जाएगा। आप सोचिए कि ये काम करेगा कि नहीं, गेस करिए। तो इसको अगर हम रन करें तो ये काम कर रहा है। ये कैसे काम कर रहा है? ये इसलिए काम कर रहा है कि देखो, हमारे पास ये लोड मॉड्यूल नाम का जो फंक्शन है, इसका एक्सेस है यहाँ पर, है ना, इसका एक्सेस हमें यहाँ पर है। और इसको जब हम कॉल करते हैं तो हम यहाँ पे लोड मॉड्यूल फंक्शन, यहाँ पर ये फाइल का कंटेंट लोड करके यहाँ पे रन करता है। तो ये पूरा कोड जो है math.js का जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये पूरा ऐसे इमेजिन करिए कि कट करके, मतलब पूरा कंट्रोल ए करके यहाँ पे आके रन हो रहा है। तो इस कोड में हम दोबारा से लोड मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से रिकर्सिवली लोड मॉड्यूल खुद को कॉल करेगा, और यहाँ पे एक्सेस है, हम रिकर्सिवली एक फंक्शन को खुद के अंदर ही कॉल कर सकते हैं। तो वही चीज़ हो रहा है, इसीलिए ये काम कर रहा है। और ये हमने बना लिया है, अपना लोड मॉड्यूल फंक्शन बना लिया है, और ये काम कर रहा है। हमने बहुत बेसिक इंप्लीमेंट किया है। ऐसे Node.js का जो लोड मॉड्यूल है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही 4-5 लाइन का होगा, बस इतना ही होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं कि कोई भी मलिशियस फाइल ना रन हो, मलिशियस कोड ना रन हो। यहाँ पे जो हम इवैल यूज़ कर रहे हैं, Node.js इवैल नहीं यूज़ करता है, Node.js कुछ और यूज़ करता है। क्या यूज़ करता है? Node.js जो यूज़ करता है उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो एरर्स आएंगी कई सारी, लेकिन वो सिक्योर रहता है। वो VM मॉड्यूल का यूज़ करता है, उसके पास VM मॉड्यूल होता है एक, VM यानी कि वर्चुअल मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल नहीं, वर्चुअल मशीन। VM का फुल फॉर्म है वर्चुअल मशीन। इसका यूज़ करके सीधा रन करता है। ये कैसे रन करता है? इसका यूज़ करके ये VM डॉट रन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये नाम की एक इसके ऊपर फंक्शन होता है, और इसके अंदर अपना जो फाइल है ये डाल के रन करता है।
कुछ इस तरह से रन करता है। मैं ये इवैल वाला कमेंट कर देता हूँ। अब इस तरह से अगर हम अभी रन करेंगे तो एरर आएगी कुछ, ये एरर आएगी, लेकिन अभी के लिए मैं ये दोनों लाइन कमेंट कर देता हूँ और देखते हैं। तो अब भी एरर आई, तब भी एरर आई। मैंने सोचा था क्या पता एरर ना आए, लेकिन अभी भी ये एरर दे रहा है। सेंड इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे ये दे रहा है सेंड इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम इसका यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। तो ब्रीफ में समझते हैं हम, केवल VM मॉड्यूल का रन इन दिस कॉन्टेक्स्ट समझेंगे कि ये क्या काम करता है। हम बस केवल ये चीज़ समझेंगे। मैं कोड रिमूव कर देता हूँ। VM.run in this context जो है ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को, कोई भी स्ट्रिंग हम इसको देते हैं, जैसे कि var a = 5, किसी भी स्ट्रिंग को हम अगर इसको दें और इसको रन करने के लिए हमें इसको रिक्वायर भी करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको यहाँ पे ग्लोबली मतलब सबसे ऊपर रिक्वायर कर देता हूँ। हाँ, तो इवैल जैसा है, एक वर्चुअल मशीन है, ये हम बोल सकते हैं। ये रन करेगा हमारे कोड को, लेकिन ये कहाँ पर रन करता है? हमें पता है कि ये जो फाइल का कोड है app.js का, ये तो रैपर फंक्शन के अंदर रैप है। तो इसके अंदर जो भी कोड रन होगा, कितना भी कोड रन करें हम, ये उसी फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये जो VM.run in this context है, ये इस कोड को ग्लोबल स्पेस में ले जाके रन करता है। फंक्शन से बाहर ले जाके ग्लोबल स्पेस में रन करेगा। यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जो मैंने बोला था var यूज़ करके क्रिएट करना है नोड app.js, मतलब क्या क्वेश्चन था कि हमें var यूज़ करके वेरिएबल क्रिएट करना है और ग्लोबल स्कोप में जाए, यही है उसका आंसर। यहाँ पर अगर हम इसको रन करें, ये यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, या यहाँ पे चलो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, और लोकल स्कोप में देखो ए कहीं भी नहीं है, ये लोकल स्कोप में ए नहीं है, तो कहाँ पे होगा? ग्लोबल स्कोप में होगा। ये देखो ग्लोबल स्कोप में ए आ गया। अगर हम यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट भी कर दें, यूज स्ट्रिक्ट, और रिफ्रेश करते हैं, तब भी ये काम कर रहा है। ये हमारा ग्लोबल स्कोप में जाके रन हो रहा है, ये हमारा उस फंक्शन के अंदर नहीं रन हो रहा है। पूरा इसने स्कोप से ही बाहर ले जाके रन कर दिया ग्लोबल स्कोप में। ये होता है रन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जबकि अगर हम इवैल का यूज़ करके रन करेंगे तो वो इसी कॉन्टेक्स्ट में रन होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट नहीं, इसी स्कोप में। कॉन्टेक्स्ट और स्कोप में डिफरेंस है। हम यहाँ पे अगर इवैल यूज़ करके रन करेंगे तो ये इसी स्कोप के अंदर रन करेगा और ये ग्लोबल में नहीं जाएगा var। अरे हमने डिबगर लगाया था, और ये एरर आ रही है। देखो यूज स्ट्रिक्ट, क्या एरर है? यूजिंग प्रीव्यू, क्यों पॉज नहीं हुआ? कोई एरर है क्या? मुझे एरर क्यों नहीं दिख रही है? चलो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, इवैल पे आते हैं। मुझे लगता है स्ट्रिक्ट मोड में इवैल शायद ना अलाउड हो। इवैल को स्किप कर दिया इसने। ये देखो इवैल को इसने रन ही नहीं किया। एक मिनट, स्ट्रिक्ट मोड में हटा देता हूँ और मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं इसको प्ले करता हूँ, आगे ले जाता हूँ। ये देखो स्ट्रिक्ट मोड में इवैल तो चल ही नहीं रहा था, इवैल स्किप ही हो जा रहा था, इग्नोर ही मार देता है स्ट्रिक्ट मोड में। ये देखो अभी ये चला। इवैल जब चलता है तो इवैल में ये लोकल स्कोप में ही क्रिएट होता है, ये उसी स्कोप के अंदर रन होता है जो करंट स्कोप रहता है ना, उसी स्कोप के अंदर। तो ये पूरा कोड एक फंक्शन के अंदर रन हो रहा है, तो ये भी फंक्शन के अंदर ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी यूज स्ट्रिक्ट अगर हम कर देते हैं तो ये तो मुझे भी नहीं पता था, जस्ट अभी पता चला कि इवैल स्किप हो जाता है। इवैल यहाँ पे एक बार फिर से हम ट्राई कर लेते हैं।
ये देखो ये चला ही नहीं, मतलब सीधा स्किप होके बाहर आ गया। यहाँ पे देखो लोकल स्कोप में कुछ भी नहीं क्रिएट हुआ, ए नाम का वेरिएबल, और अरे ग्लोबल के अंदर भी क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो रन इन दिस कॉन्टेक्स्ट है ये स्किप नहीं होता है, ये चलता है और ये ग्लोबल स्कोप में ले जाके चलाएगा। ये देखो इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे ग्लोबल स्कोप के अंदर ये आके क्रिएट हो गया। तो कुछ इस तरह से हम vm डॉट रन इन दिस कॉन्टेक्स्ट करके चला सकते हैं। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँ, कॉन्स्ट नम नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ 5, और मैं यहाँ पे बस केवल console लॉग कर दूँ, console डॉट लॉग नम। अब आप गेस करो कि ये क्या आउटपुट देगा, आपको ये गेस करना है इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट होगा एरर। ये एरर देगा क्योंकि ग्लोबल स्कोप में तो नम नाम का वेरिएबल है नहीं, और ये कोड जाके ग्लोबल स्कोप में रन होगा। नम नाम का वेरिएबल तो इस फंक्शन के स्कोप में है, जो ये हमारा रैपर फंक्शन रहेगा उसके स्कोप में रहेगा। अगर हम इसको रन करें, मैं डिबगर हटा के रन कर दूं ऐसे ही, एक बार रिफ्रेश, देखो एग्जिटेड विथ 1 यहाँ पे दिखा रहा है। एक बार मुझे शायद फिर से रन करना पड़ेगा। हाँ अब ये देखो, अब ये प्रॉपर एरर आई है, नम इज नॉट डिफाइंड। आपको लग रहा होगा कि नम तो ये डिफाइंड है यहाँ पे, तो ये डिफाइंड है लेकिन ये लोकल स्कोप में है, ये इस रैपर फंक्शन के लोकल स्कोप में, जो नोड जिसका रैपर फंक्शन है, और ये तो ग्लोबल स्कोप में जाके रन हो रहा है ना। तो ग्लोबल स्कोप में जो भी कोड रन हो रहा होता है उसको लोकल स्कोप का एक्सेस थोड़ी होता है, इसीलिए यहाँ पे नहीं है। अगर हम चाहें तो कोई एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रन इन दिस कॉन्टेक्स्ट की जगह पे रन इन न्यू कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं, और रन इन न्यू कॉन्टेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं जिसके अंदर जो भी वेरिएबल्स का हमें चाहिए कि हमें एक्सेस प्रोवाइड करना है, हम ये एक्सेस इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर सकते हैं। अब अगर हम अपना कोड रन करेंगे, यहीं से अगर हम रन करते हैं तो ये देखो ये कोड रन हुआ और कोई भी एरर नहीं आई, और ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पे ग्लोबल में आके, और हम इसको एकदम अच्छे से रन कर पा रहे हैं अपना खुद का वेरिएबल यहाँ से पास करके। अब ऐसे ही हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, इवैल की जगह पे रन इन न्यू कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे, vm डॉट रन इन न्यू कॉन्टेक्स्ट, और ये सेंड वेरिएबल नहीं यहाँ पे अवेलेबल था तो हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे पास कर देंगे सेंड, ये सेंड नाम का वेरिएबल हम पास कर देंगे तो इसको एक्सेस मिल जाएगा और ये रन होगा। अभी अगर हम रन करते हैं नोड app.js, तो ये देखो रन हो गया, कोई एरर नहीं आई, और ये हमने इसको यूज़ भी नहीं किया। मैं इसको हटा देता हूँ, और ये देखो दोबारा से रन हुआ, कोई एरर नहीं है। हम math.js के अंदर जाके देखते हैं जो भी लिखा था हमने, इसको भी हम अनकमेंट कर देते हैं, और ये देखो एरर आ गई। अब देखते हैं हम क्या एरर आई है इस बार। यहाँ पे लोड मॉड्यूल नहीं डिफाइंड है ना। अब यहाँ पे एक एक करके हमें हर एक वेरिएबल को पास करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे सेंड को पास कर रहे हैं, ऐसे हमें लोड मॉड्यूल को भी पास करना पड़ेगा। यहाँ पे ये लोड मॉड्यूल भी पास कर दिया। तो जिन जिन वेरिएबल्स का हमें फाइल्स के अंदर यूज़ करना है, जैसे सेंड का यूज़ करना है तो सेंड को पास करना है, लोड मॉड्यूल को यूज़ करना है तो लोड मॉड्यूल को भी पास करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो ये रन हो रहा है प्रॉपरली, और ये कंसोल लॉग आपको नहीं दिख रहा होगा। तो जब भी ये हम vm का यूज़ करके रन करते हैं तो ये इसका कंसोल लॉग हमें नहीं दिखता है, क्योंकि ये एकदम अलग ही स्कोप में जाके रन हो रहा है, तो वहाँ का कंसोल भी अलग है। अगर हमें कंसोल देखना है तो हमें यहाँ पे कंसोल भी पास करना पड़ेगा, इसका कंसोल, तब ये जाके रन होगा। मतलब रन तो पहले भी हो रहा था लेकिन वो अलग कंसोल में कहीं प्रिंट हो रहा होगा। अब ये देखो ये रन हो रहा है और काम कर रहा है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा vm का यूज़ करने के बाद, लेकिन नोड.js बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसे ही करता है ताकि सिक्योरिटी बरकरार रहे, और इवैल का वो यूज़ नहीं करता है।
आप चाहें तो सिंपली इवैल का भी यूज़ करके बना सकते हैं। और ये सब कुछ हमें बस केवल ऐसे ही बनाना है सीखने के लिए। हमें एक्चुअल प्रोजेक्ट में अपना खुद का बना के कूल दिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम समझने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बग्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। एरर आएगा तो एकदम से फेल हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। हम एरर हैंडलिंग करके इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। Node.js का जो रिक्वायर फंक्शन है वो इतना बड़ा नहीं है, बस वो बहुत बड़ा है। उसमें कई फाइल्स में कोड लिखा है, रैपिंग का अलग ही पूरा लॉजिक है। हम तो यहीं पे पूरा सब कुछ कर दे रहे हैं। तो आप अगर करना तो सोच समझ कर इस तरह से करके यूज़ करना। मैं आपको यहाँ पे आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे मॉड्यूल सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे जैसे हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, रिक्वायर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन Node.js के पास C++ का एक्सेस है, तो C++ का यूज़ करके वो फाइल को लोड करेगा, उसको रीड करेगा, और वो डायरेक्टली जैसे हम VM मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो ये वो VM मॉड्यूल Node.js के अंदर बना है, सीधा C++ का यूज़ करके बना है। तो वहाँ पर इसको रिक्वायर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, वो खुद ही डायरेक्टली इसको एक्सेस करके रन कर देता है, सीधा VM को दे देता है, VM नहीं, V8 इंजन को दे देता है ये। तो इस तरह से हमने बना लिया ये अपना खुद का, वो क्या बोलते हैं, क्या बना लिया हमने, अपना खुद का रिक्वायर फंक्शन बना लिया। उसका नाम आप चाहे ABCD दें, चाहे F XYZ दें, कुछ भी नाम दें, वो काम करेगा, लेकिन ऐसा नाम देना जो कि रेलेवेंट है, वो सही है। तो लोड मॉड्यूल हमने बना लिया, अपना खुद का मॉड्यूल सिस्टम बना लिया। खुद का एक कन्वेंशन है, यहाँ पे सेंड कर रहे हैं हम, send.sum, और यहाँ पे भी सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम इस तरह से डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, कुछ Node.js जैसा ही है। अगर हम एग्जैक्ट चाहें तो वो एग्जैक्ट नाम भी दे सकते हैं, लेकिन वो कन्फ्यूज़न होगा फिर हमारा क्या है, Node.js का कौन सा है, इसीलिए मैंने एकदम अलग ही इसको बना दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। केवल लर्निंग पर्पजेज़ के लिए इसको हमें एक्चुअल कोड में नहीं यूज़ करना, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं Node.js के कुछ कोर मॉड्यूल्स, अलग अलग तरह के जैसे कोर मॉड्यूल्स होते हैं। यूज़र मॉड्यूल्स तो हमने अभी तक देख ही लिया, NPM मॉड्यूल्स देखेंगे, तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।